In this video, I am explaining chapter 8, that is dissolution of partnership firm. जब पार्टनरशिप बंद हो जाती है उस टाइम पे हमारा ट्रीटमेंट क्या क्या रहता है। तो इसमें पहले स्टार्ट करने से पहले लेट मी शो यू द कंटेंट ऑफ द चैप्टर। इसमें अपने थ्योरी वाला पार्ट बेटा इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। मैं बता दूंगी कौन कौन सी थ्योरी है, वो आप देख लेना। उसके बाद है आपका सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, और मेनली यहाँ पे थ्योरी वाले पॉइंट ही लिखे हुए हैं। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है मेरा फोकस वही रहेगा, आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना। थ्योरी में इन शॉर्ट ही समझाऊंगी आपको इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में डिसोल्यूशन मतलब होता है वाइंड अप करना, मतलब बंद करना। बंद करने के लिए हमारे कुछ क्लॉजेज है जिसे हम कह सकते हैं डिसकंटिन्यू कर रहे हैं पार्टनरशिप को। क्लोज द फर्म इज़ वाउंड अप, डिजॉल्व, इसका मतलब इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है अमंग द पार्टनर वो ख़त्म हो गई है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विच मीन्स चार्ज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स बट द फर्म कंटिन्यूज। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है पार्टनरशिप ख़त्म होना और पार्टनरशिप फर्म ख़त्म होने में डिफरेंस है। अगर पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है तो इसका मतलब फर्म कंटिन्यू कर रही है, लेकिन अगर जो पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है इसका मतलब ना तो पार्टनरशिप के बीच में कोई रिलेशनशिप रहेगी एज अ पार्टनर और फर्म भी बंद होने जा रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मीनिंग है इसका। बाकी अपने ध्यान क्या रखना है इसमें, विच सेक्शन इज़ यूज हियर एंड विच एक्ट इज़ यूज। ओके, रेस्ट यू कैन सी ऑन योर ओन। इसके बाद मैंने आपको मोड्स बताने हैं थोड़े से। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस कि कैसे मोड कैसे बंद किया जा सकता है, जिसमें आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट है, कंपलसरी डिसोल्यूशन है, नोटिस है। नोटिस जो है वो कोई भी पार्टनर नोटिस देके वाइंड अप करने के लिए कह सकता है। ये सेक्शन याद रखना है इसमें, क्योंकि ये सेक्शन जो है 40s की रेंज में ही चलेंगे आपके। ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, किस टाइप के इवेंट होने पर आप फॉर्म को बंद कर सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने बेटा ध्यान से पढ़ लोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू इन डिटेल। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ना किसी भी बेस पे 1 मार्कर में क्वेश्चन आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कोर्ट्स इंटरवेंशन बताओ क्या डिफरेंस है। ठीक है, बिजनेस कंटिन्यूशन के बेस पे बताओ, या क्लोजर ऑफ बुक्स के ऊपर बताओ, या इकोनॉमिक रिलेशनशिप वाला के बेस पे बताओ। तो इसके ना इम्पॉर्टेंट बहुत डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक ही आएगा, बट वो जो बेस है ना वो देंगे आपको पेपर में, तो बेस के चक्कर में आपको सारे को याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और है आपका, दैट इज़ डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। ठीक है, कोर्ट भी डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे सकती है। वो किस कंडीशन में है, वो अनसाउंड माइंड वगैरह है। तो ये लर्निंग वाली चीज़ें आपकी, ये लर्निंग वाली चीज़ें आपने करनी है। ठीक है, इसके बाद है आपका सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, जहाँ से हमारे थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो शुरू होता है। तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट हमारा सेक्शन 48, मैंने आपको बोला ना 40s की रेंज में ही चलेंगे सारे सेक्शन इसमें। तो यहाँ पर जो सेक्शन चल रहा है उस केस में आपका पहला है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। तो ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस कैसे होंगे, लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब पहले किस में से दिया जाएगा, पहले आपका प्रॉफिट में से दिया जाएगा, देन आपका कैपिटल में से, और लास्टली जो है वो इंडिविजुअली इन द रेशियो विच दे शेयर द प्रॉफिट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो लॉसेस शेयर की जा रही है वो लॉसेस आपको शेयर किए जाएंगे। पहले आप प्रॉफिट में से देंगे, उसके बाद भी अगर लॉसेस बचे हैं तो फिर कैपिटल में से दिया जाएगा, और उसके बाद भी अगर बचा है तो पार्टनर्स अपने पर्सनल डेट्स में से देंगे। अब एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स कैसा रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स भी आपका इसी तरीके से, पहले फर्म की डेट दी जाएगी थर्ड पार्टीज़ वाली। इसमें कन्फ्यूज़न के लिए देते हैं कि मिसेस एक्स का लोन है तो वो पहले दिया जाएगा, या मिस्टर एक्स का जो पार्टनर है उसका लोन दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली मिसेस एक्स का कोई भी पार्टनरशिप से कुछ लेना देना नहीं है। मिस्टर एक्स वाज द पार्टनर, तो एक्स की पेमेंट की बाद में की जाएगी, पहले थर्ड पार्टी की पेमेंट की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले थर्ड पार्टी को पेमेंट की जाएगी, फिर जो लोन या एडवांस किसी पार्टनर ने दे रखा है उसको पेमेंट की जाएगी, और सबसे लास्ट में जो अगर बचता है तो पार्टनर्स को उनकी कैपिटल को रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, और फिर भी उसके बाद भी कुछ बच जाता है तो हम उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में
पार्टनर्स को ही दे देंगे। तो पहला क्या पॉइंट रहा हमारा, हमने लोन उतारना है थर्ड पार्टी का जब हमारी फॉर्म बंद हो रही है। उसके बाद हमने पार्टनर ने अगर कोई लोन दे रखा है पहले वो उतारेंगे, उसके बाद पार्टनर की कैपिटल को पे ऑफ करेंगे और फिर भी बचता है तो वो सारे पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लिया जाएगा। ये रहा एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। अब इस बार एक दो इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन में ये 1 मार्क का टाइप क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं। द फर्म ऑफ एक्स वाई एंड जेड वाज डिसॉल्व्ड ऑन 1 अप्रैल 2020। वाई डिमांड्स दैट हिज लोन of 25,000 should be paid before payment of capitals of the partner। मतलब वाई ये डिमांड कर रहा है जो उसने लोन दिया हुआ है फर्म को 25,000 का, वो पहले पे किया जाना चाहिए कैपिटल देने से पहले। बट एक्स और जेड डिमांड कर रहे हैं कि कैपिटल बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ लोन बाय वाई। तो जबकि वो कह रहे हैं कि पहले कैपिटल का अमाउंट दिया जाए फिर उसका लोन दिया जाए। हु इज़ करेक्ट? ऑब्वियसली वाई इज़ करेक्ट, क्योंकि हमारा पेमेंट सीक्वेंस बिल्कुल क्लियर है। पेमेंट सीक्वेंस इसी तरीके से रहेगा, इसको जानना ज़रूरी है। पेमेंट सीक्वेंस रहेगा आपका, पहले हमें थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने पेमेंट करनी है पार्टनर्स लोन की, लोन या एडवांस कुछ भी दे रखा है उसने तो उसकी पेमेंट करनी है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल की करनी है और लास्ट में अगर कुछ अमाउंट बचेगा तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो रेजिड्यू को जो बचा हुआ है रिमेनिंग पार्ट वो उसको बांट लेंगे, ठीक है। तो पहले हमने थर्ड पार्टीज को देनी है। अब यहाँ पे वाई क्या कह रहा है, उसने लोन दे रखा था तो वाई का लोन पहले दिया जाएगा। इट मीन्स वाई इज़ करेक्ट इन दिस केस। ओके, सिमिलरली इसी तरीके से क्वेश्चन आपके होंगे। और एक्स इज़ करेक्ट, सॉरी, ऑल द पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 1 अप्रैल। Why a partner demands that his loan of rupees 80,000 be paid before the payment of loan by Mrs. X। अब Mrs. X पार्टनर नहीं है, शी इज़ द थर्ड पार्टी। तो ऑब्वियसली पहले किसको पेमेंट होगी? Mrs. X को। दूसरी पेमेंट किसको होगी? Y को, जो उसने लोन दिया हुआ है। और X जो तीसरा पार्टनर है वो कह रहा है दैट लोन बाय मिसेज X शुड बी पेड बिफोर द पेमेंट रीपेमेंट ऑफ लोन बाय Y। तो X तो ठीक कह रहा है, इट मीन्स एक्स इज़ करेक्ट हियर बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 जो पेमेंट है पहले थर्ड पार्टी को होगी उसके बाद सेकंड पार्टी को होगी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं आपको फर्म्स डेट्स और प्राइवेट डेट्स के, ये भी आप एक बार ही इसको देख सकते हैं। मैं आई एम स्टार्टिंग विद द फुल फ्लैश क्वेश्चन नाउ। ओके, पहले मैं आपको इसमें वैसे क्वेश्चंस जो है ना वो आपके जर्नल एंट्रीज के भी आते हैं, बट फिर भी मैं आपको पहले लेजर टाइप अकाउंट बता रही हूँ। ये स्पेसिमेन ऑफ रियलाइजेशन है। जो मेजर कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को, सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना, जितनी भी एसेट्स आपको दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, इनफैक्ट गुडविल, इन सब को भी उठा के आपने सारा ट्रांसफ़र कर देना है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कैश को छोड़कर, कैश नहीं लेना, बाकी सारा चीज़ें उठा लेना कैश बैंक को छोड़कर। ये सारी एसेट्स उठाई है हमने और यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। सिमिलरली जिस तरीके से हमने एसेट्स को ट्रांसफ़र किया ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। आप अगर आपको बैलेंस शीट का ध्यान हो, बैलेंस शीट आपको ऑब्वियसली पता ही है, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। तो एसेट्स हमारी यहाँ पे आती बेटा और लायबिलिटीज़ यहाँ आती है, ठीक है। तो लायबिलिटीज़ कहाँ उठ के आ गई? आपकी क्रेडिट साइड पे, और एसेट्स आ गए आपके डेबिट साइड। तो जितनी एसेट्स है कैश बैंक को छोड़ के सारे ट्रांसफ़र करेंगे, पहला काम। दूसरा काम क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट में आपने लायबिलिटीज़ को भी उठा के भेजना है। अब जो डेटर्स में आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स दिखा रखा होगा वो लायबिलिटी होती है हमारी, आपको मालूम है। तो वो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन द डेबिट साइड आप उसे लिखेंगे ऑन द क्रेडिट साइड। तो पहली चीज़ क्या आ गई? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, इसको यहाँ पे लिख के आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आपका लायबिलिटी है। इसके बाद IFR यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। फिर क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पे नहीं आता, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पे आएगा।
क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट और कोई भी क्रेडिट इसमें दे रखा है आपको, तो वो सारा अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अब पर्पस क्या है रियलाइजेशन अकाउंट का? रियलाइज करना। किसको रियलाइज कर रहे हैं? पैसे को रियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि अब फर्म वाइंड अप हो रही है, बंद हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं कि कैश बचा या हमें कैश लायबिलिटी के रूप में किसी को देना पड़ेगा, आप यहाँ पे ये निकाल रहे हो। तो हमने जितनी एसेट्स थी जिससे पैसा आ सकता है, जिसे बेचकर, वो लिख दी। जी हाँ, जहाँ पे हमें पेमेंट करनी है वो लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा? इसका पे ऑफ होगा और रियलाइजेशन होगा। पहला स्टेप आपका हो गया एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना। दूसरा है हम क्या करेंगे, अब दूसरा स्टेप होगा हमारा इन लायबिलिटीज़ को पे करना, ठीक है, और इन एसेट्स को बेचकर पैसा रियलाइज करना। तो आप देखोगे अब हमारा जो दूसरा स्टेप है इसी रियलाइजेशन अकाउंट में, इट विल बी रियलाइजिंग मनी, रियलाइजिंग बैंक और कैश बाय सेलिंग आउट द एसेट्स, मतलब एसेट्स को बेचकर या निकाल कर आपको रियलाइज हो रहा है, पैसा आ रहा है। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग आपने बेच दिया, प्लांट एंड मशीनरी आपने बेच दिया, इतना अमाउंट आया, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैड डेट्स बाई चांस रिकवर्ड हो गया आपको, या इन्वेस्टमेंट बेच के जितना भी इन्वेस्टमेंट वापस लिया, तो इतना पैसा हमें आ गया। मतलब यहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है? जहाँ पे से पैसा हमें आ रहा है, ठीक है, वो हो गया आपका क्रेडिट। और जितनी भी आपने लायबिलिटीज़ यहाँ पे लिखी थी, ये सारी लायबिलिटी, इसको आपने पे ऑफ करना है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको जो एसेट्स रियलाइज्ड हुई, मतलब जिनसे पैसा आया, अगर वो दे रखी है तो आप तभी लिखोगे, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर ये सारी आपको एसेट्स दी हुई है और इसमें से कोई एसेट्स आपको बोला हुआ नहीं है कि वो रियलाइज़ हुई है या नहीं हुई, तो भी आप उसको यहाँ पे नहीं दिखा सकते अपनी मर्ज़ी से, जब तक कि आपको बोला ना जाए, ठीक है। अगर लैंड एंड बिल्डिंग आपको नहीं दिया हुआ कि पैसा उससे नहीं मिला तो आप एज्यूम नहीं करेंगे, लेकिन वो अप्लीकेबल नहीं है लायबिलिटीज़ पे। अगर आपको लायबिलिटीज़ पे बोला हुआ नहीं है कि उसको पे किया गया, फिर भी आप उसकी पेमेंट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पर बैंक और कैश रिसीव किया, यहाँ पर आप लायबिलिटीज़ पे कर रहे हो, ये देखो लायबिलिटीज़ पे हो गई। तो अब यहाँ पे लायबिलिटीज़ आपकी पे होगी, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीज़ों की आप पेमेंट करोगे ही करोगे, चाहे आपको बोला है या नहीं बोला, ठीक है। पहला स्टेप आपका एसेट्स लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना, उसके बाद एसेट्स लायबिलिटीज़ की पेमेंट करना और एसेट्स को रियलाइज़ करना। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, लायबिलिटीज़ नहीं भी दी तो भी करना है। थर्ड स्टेप आएगा बेटा आपका, जो थर्ड टाइप का इसमें एडजस्टमेंट आता है वो होता है एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस का मैं आई विल शो यू सेपरेटली कैसे करना है। एक्सपेंसेस की पेमेंट होगी तो आप सिंपल पेमेंट जो आप कर रहे हो, जो भी पैसा जाएगा, आपको कंसेप्ट याद रखना है कि डेबिट साइड में वो अमाउंट आएगा जो कि पैसा जाएगा फॉर्म से, तो यहाँ पे आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करके लिख दोगे। अगर पार्टनर ने उसको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किया है तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लिख दोगे। अगर फर्म का पैसा पे हुआ है तो बैंक और कैश के नाम से आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी पार्टनर ने एसेट्स ले ली है तो वो पार्टनर के नाम से क्रेडिट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे बस उसके लास्ट में अपने गेन और प्रॉफिट निकाल देना है, ओके। तो आई होप द स्पेसिमेन इज क्लियर टू यू। नाउ आई एम टेकिंग अप अ क्वेश्चन टू एक्सप्लेन यू हाउ टू डू अ रियलाइजेशन क्वेश्चन, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आई एम टेकिंग द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और वो भी 2014 का क्वेश्चन है, CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये। चलिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, शांति एंड सत्या वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:1। इसको इस तरीके से अंडरलाइन कर लो, सर्कल कर लो। ऑन 31 मार्च 2013 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। ये होगी उनकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप देखो क्या कन्फ्यूजन दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है आपको, ठीक है। सत्यास करंट अकाउंट दे रखा है आपको। यहाँ पर क्रेडिटर्स तो हमारे आएंगे, बैंक हमने छोड़ना है, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी एंड शांतिस करंट अकाउंट यहाँ दे रखा है। मतलब दो ही पार्टनर है, एक का करंट अकाउंट यहाँ पे है और एक का करंट अकाउंट आपका यहाँ पर है। चलिए बेटा इसका हम अब जो अकाउंट बनाना शुरू करते हैं कि अब हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है। किस साइड पे?
ऑन द डेबिट साइड। ओके, और जितनी भी हमारे पास लायबिलिटीज़ हैं उसको ट्रांसफ़र करेंगे। हमने अभी सीखा स्पेसिमेन में कि हमें वर्कमैन कंपनसेशन फंड को ट्रांसफ़र नहीं करना, बट हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। यहाँ पे जो सत्यास करंट अकाउंट और शांतिस करंट अकाउंट दिया हुआ है, ये बेटा उनके करंट अकाउंट में जाएगा, ये हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा, ना कैपिटल्स आती हैं। तो ओनली वन अमाउंट इज़ लेफ्ट, दैट इज़ क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स अकाउंट को हमने ट्रांसफ़र करना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। आप बुक में भी निकाल सकते हैं अपना, आपके पास बुक होगी आपकी TS ग्रेवल में से ही करा रही हूँ मैं, इलिस्ट्रेशन करा रही हूँ पहले, क्योंकि इलिस्ट्रेशन में आपके हर टाइप के क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाते हैं। चलिए इसका हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना रीवैल्यूएशन तो नहीं बनेगा, अब हमारा बनेगा रियलाइजेशन, क्योंकि हमने पैसा रियलाइज़ करना है, फॉर्म बंद हो रही है हमारी। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक अमाउंट था क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स का अमाउंट मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 45,000। आप इलिस्ट्रेशन 10 निकाल सकते हैं। उसके बाद कोई भी अमाउंट हमारा यहाँ पे लायबिलिटी में नहीं है, हमारा यहाँ पे एसेट्स ज़रूरी है। टू डेटर्स 60,000, स्टॉक 85,000, फर्नीचर 1 लाख, मशीनरी 1,30,000। ठीक है बेटा, ये मैंने सारा अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया, करंट अकाउंट और बैंक को छोड़ दिया और कैपिटल अकाउंट मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं 1 बाय 1 करके एडजस्टमेंट में आपने क्या करना है, शांति टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक। जब भी कोई भी पार्टनर्स एसेट्स को लेगा तो ही और शी विल बी डेबिटेड। तो शांति ने स्टॉक लिया है तो शांति विल बी डेबिटेड। ठीक है, शांति विल बी डेबिटेड। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, इसमें ना जर्नल अकाउंट, क्योंकि हम सारे अकाउंट क्लोज कर रहे होते हैं और बैंक अकाउंट में लेके आ रहे होते हैं, तो या तो एंट्री रियलाइजेशन के नाम से होती है 99%, या बैंक और कैश के नाम से होती है, क्योंकि सारे क्रेडिटर्स और आपका डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर अकाउंट सब क्लोज हो रहा होता है, तो उसके नाम से एंट्री नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो इफ शांति इज टेकिंग ओवर एनी एसेट्स, कोई भी पार्टनर ले रहा है, देन ही और शी विल बी डेबिटेड। तो 40% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू एंड द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 40,000। फर्नीचर रियलाइज मतलब फर्नीचर को बेच के जो पैसा आया वो 80,000 आया है। अब फर्नीचर की कीमत कितनी थी, 1 लाख रुपए थी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस नहीं निकालना। अब हमारी फॉर्म बंद हो रही है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, बस हमें इतना पता है फर्नीचर 80,000 का रियलाइज़ हुआ, यानी कि उससे पैसा आया है। और जो शांति ने लिया स्टॉक 40%, बाकी 40,000 बिक गया है, उसका भी प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं निकालना आपने। तो टोटल स्टॉक आपका कितना था, 85 था। 85 में से 40% शांति ने ले लिया, बाकी जो 60% बचा था वो 40,000 था, वो हमारा पैसा आ गया है उससे। तो हमें पैसा जो रियलाइज़ हो रहा है उससे मतलब है। तो चलो इसकी एंट्री करते हैं। यस बेटा, शांति ने जो हमारा पैसा, शांति टुक ओवर द स्टॉक, तो हम लिखेंगे बाय शांतिस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 85,000 का हमारा स्टॉक था, उसने 40% स्टॉक लिया है, तो ये 40% जो है वो आया 34,000। वो भी उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, अगर आप ध्यान से देखते हैं कि 40% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू। तो 10% लेस, यानी कि 34,000 का था, तो लेस 10% यानी कि 3400 अगर हम माइनस करेंगे तो शांति ने जो अमाउंट लिया है वो है 30,600 का अमाउंट। ठीक है, 30,600 का अमाउंट जो है वो उसने इतने अमाउंट का स्टॉक ले लिया। अब बाकी का जो स्टॉक था बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे आप, बाय बैंक अकाउंट, और कैश रियलाइज़ हुआ है, यानी कि एसेट्स जो हैं वो रियलाइज्ड हुई है और उससे पैसा आया है। ठीक है, तो पहले आपका बाकी का रिमेनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है। रिमेनिंग स्टॉक जो है वो कितने का है बेटा, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना तो बुक लेके बैठना और उसमें क्वेश्चन देखते हुए साथ में चलना। इसी के साथ आपको फर्नीचर का भी अमाउंट दिया हुआ था कि फर्नीचर रियलाइज़ हुआ है। रियलाइज वर्ड का मतलब पैसा आया है 80,000 रुपये। इसके बाद आपको दे रखा है एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट,
एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड फॉर 20,000। एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, वॉज सोल्ड फॉर 20,000। तो आपने अनरिकॉर्डेड पे ध्यान मत देना, पैसा आया है या गया है। तो पैसा आया है तो आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है उसको। 20,000 रुपये यहाँ से आया, मशीनरी सोल्ड हुई है लॉस पे, तो यानी कि इससे हमें पैसा जो है वो नहीं आया है, मतलब लॉस हुआ है आपको। तो आप पहले तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट की रिकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कितना हो गया आपका, इन्वेस्टमेंट ही लिखेंगे हम इसे, अनरिकॉर्डेड लिखने की जरूरत नहीं है। तो 20,000 रुपये का ये हो गया। अब मशीनरी जो है वो आपकी 60,000 रुपये पे, 60,000 लॉस पे बिक गई है। तो आपकी मशीनरी थी कितने की, मशीनरी का अमाउंट था आपका 1,30,000, ठीक है। अब देखो दिया किस तरीके से, 1,30,000 में से 60,000 लॉस पे बिकी है, यानी कि अभी भी आपको पैसा कितना मिला है, 70,000। 70,000 मशीनरी से हमें पैसा जो है वो आ गया है। ओके, इसी तरीके से आपको अब नेक्स्ट एंट्री दी है, एडजस्टमेंट दी है, डेटर्स रियलाइज 55,000। तो इससे भी क्या प्रूफ हो रहा है कि डेटर से हमें पैसा आया, यानी कि डेटर ने हमें पेमेंट की है 55,000 रुपये की। एंड लास्ट थिंग इज देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स फॉर विच 19,000 वाज पेड। रिसीव हुआ तो ऑन द क्रेडिट साइड यहाँ पे आप सारा अमाउंट वो लिख रहे हो जिसमें आपको पैसा आया है, पैसा इंक्रीज़ हुआ है। तो जहाँ पे पैसा कम हुआ है, पे करना पड़ा है, वो किस साइड पे आएगा, वो ऑब्वियसली बेटा आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट, मतलब बैंक कम हुआ, लाइबिलिटीज पेड। यहाँ हमने क्या लिखा था, यहाँ हमने लिखा था एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे लाइबिलिटीज पेड। ओके, तो अब हमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट दे रखी थी, इसमें क्या थी वो एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट है आपकी अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग बिल जो है वो रिपेयर का पे किया गया है। तो आउटस्टैंडिंग बिल की पेमेंट हुई है, बस हमने कुछ नहीं करना, हमने आउटस्टैंडिंग बिल यहाँ पे लिख देना है कि अमाउंट पे किया गया है। यहाँ लिखो आप आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स और अमाउंट आ जाएगा आपका 19,000, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको क्या कहा था, कोई एसेट्स रियलाइज हुई है तो उसका आपको अमाउंट दिया होगा, लेकिन अगर किसी भी लायबिलिटी के बारे में आपको नहीं बताया हुआ कुछ भी, तो भी आपने उसकी पेमेंट को करना ही करना है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा एक लायबिलिटीज़ रहेगी, हमारी लायबिलिटी रहेगी क्रेडिटर के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ, बट बाय डिफ़ॉल्ट है हमें लिखना ही लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग बिल के साथ क्रेडिटर्स भी पे हुए, क्रेडिटर्स बिना पैसे लिए मान थोड़ा ना जाएंगे अपना। तो ये आ गया 45,000। बस इसको वाइंड अप करने का टाइम आ गया। जब आप इसको बैलेंसिंग करोगे यू विल फाइंड कि इसका डेबिट साइड ज़्यादा है, 4,39,000 है, यहाँ पे आपका 4,39,000 आ जाएगा। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस नहीं बचा यहाँ पे क्वेश्चन करते हुए, और यहाँ पे आप लिख दोगे, मैं आई एम राइटिंग ऑन द नेक्स्ट पेज, यहाँ पे आप अमाउंट लिख के दिखा दो, बाय लॉस ट्रांसफर टू शांति's कैपिटल अकाउंट एंड सत्यास कैपिटल अकाउंट, और उनकी ओल्ड PSR में हम अमाउंट को बांट देंगे। ये 98,400 आएगा अमाउंट जो है आपका, और इनकी ओल्ड PSR में हम इसको बांट देंगे। तो एक का आएगा 78,720, एक का आएगा 19,680। ये तो हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। इसके साथ साथ हमें कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने को भी आता है। तो लेट मी शो यू अनदर क्वेश्चन जिसमें और भी चीज़ें इंक्लूडेड हो, सो दैट आपको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्नल एंट्रीज के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी बेटा, मैं अभी आपको इस टाइप के क्वेश्चन ही करके दिखा रही हूँ। ओके, हियर आई गॉट अ क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ पर आपको डिसोल्यूशन पे प्रॉफिट हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको सारी चीज़ें बनानी है। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपने आप पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पहले क्या लिखना है, हमें लायबिलिटी साइड पे कौन सी लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे, ओनली क्रेडिटर, ठीक है। डेबिट एसेट साइड पे यानी कि डेबिट साइड पे कौन सी होगी आपकी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, लोन टू वाई, ठीक है। लोन टू वाई जो है इसका मतलब क्या है, वाई ने लोन दे रखा है,
तो वाई ने लोन दे रखा है, तो इसको वाई को लोन जो है अभी आपको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी तो पेमेंट होगी, इसे पेमेंट की जाएगी। तो ये हमारी एसेट्स नहीं है, ये तो वाई ने हमको लोन दे रखा है। फिर कैश एट बैंक है, ये भी हमें ट्रांसफ़र नहीं करना। तो सिर्फ 4 चीज़ें बेटा इसमें ट्रांसफ़र हो गई आपकी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स एंड स्टॉक। ठीक है, ये चारों चीज़ें एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन ऑल्सो, ये देखो ये चारों चीज़ें यहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स एंड स्टॉक, ये आपको चारों चीज़ें एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर दी। अब हमारे लायबिलिटी साइड पे देखते हैं, लायबिलिटी साइड पे क्या है, क्रेडिटर, आपके यहाँ पे क्रेडिटर भी ट्रांसफ़र हो गए। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके बाद हमें क्या देखना है, हमें देखना है इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट दी है। द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन 1 अप्रैल 2020, एक्स टुक द इन्वेस्टमेंट, एक्स ने क्या ले लिया, एसेट्स। तो एक्स क्या हो जाएगा, जैसे ही उसने एसेट्स लिया समझ लो वो हो गया डेबिट। ठीक है, तो एक्स हो गया डेबिट, यानी कि एक्स आ गया आपका बाय एक्स कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट, राइट। चलिए पहली एंट्री होगी, कितने का लिया, क्लियर कट दे रखा है, कई बार कैलकुलेशन भी दे रखी होती है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 1,90,000। अब आ जाओ बेटा, कैश रियलाइज्ड वाज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आया। तो कहाँ से पैसा आया, आ गया पैसा तो किस साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिखना है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 9 लाख, डेटर्स 90,000, स्टॉक से 1,40,000, 3 जगह से पैसा आया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो बाय बैंक अकाउंट एसेट्स से पैसा आया 9,90,000, 1,40,000। ठीक है, ये टोटल अमाउंट आ गया, खत्म हो गई दोनों एडजस्टमेंट। अब आ जाओ थर्ड एडजस्टमेंट पे। थर्ड एडजस्टमेंट में क्या बता रहे हैं हमको, क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब क्रेडिटर्स ने हमको डिस्काउंट दे दिया। तो क्रेडिटर्स थे कितने, क्रेडिटर्स थे हमारे 2 लाख, तो 2 लाख का 5% निकालोगे तो आपको करीबन मतलब 10,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। अब द पॉइंट इज डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करना है, डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, हमें पेमेंट क्रेडिटर्स के 2 लाख की ना करके हमें 1,90,000 की पेमेंट करी है। तो अब आप क्या करोगे, पेमेंट तो दिखानी पड़ेगी टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स पेड कितना, 1,90,000, राइट। लास्ट थिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, 2,20,000 है, सॉरी। तो 20,000 रुपये पे हुए, पेमेंट कहाँ पे आनी है, ऑन द डेबिट साइड। बस खत्म क्वेश्चन, रियलाइजेशन अकाउंट हमारा खत्म हो गया। इसके बाद बनाना होता है हमें, जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है कैपिटल अकाउंट। तो बेटा कैपिटल अकाउंट तो हम पहले से बनाते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर हमें फाइनल पेमेंट करके दिखा देना है। तो पहले बैलेंस बीडी आ गया, ठीक है, बैलेंस बीडी तो आना ही था। इसके अलावा देखो, अब आप क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में आप देख पाओगे कि क्वेश्चन में एक आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है, इस प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है ये प्रॉफिट है पहले का, ठीक है। तो पहले का प्रॉफिट है तो भाई उसको मिलेगा ही, बंद हो रही है फर्म, तो प्रॉफिट को बांट दो इनके। किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में बांटेंगे टू ओल्ड पार्टनर। अगर आपने DOE की क्लास देखी हो तो एक बार सर ने बताया था आपको OPOR, याद रखो, ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड रेशो, ठीक है। OPOR में आप इसको बांट दोगे। इसके बाद है आपका लोन टू वाई, जो है लोन टू वाई की हमारी पेमेंट हो जाएगी। लोन टू वाई हमें पेमेंट करनी है, तो लोन टू वाई को भी हम, जो आपको एसेट साइड में दे रखा होगा, इसका मतलब आपने यहाँ पर लोन टू वाई जो है वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा बेटा, मैंने ये आपको गलत बता दिया था। लोन टू वाई का मतलब है कि फर्म ने लोन को पैसे, वाई को पैसे दे रखे हैं, वाई ने पैसे नहीं दे रखे, इसीलिए उसके कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट किए जा रहे हैं कि भाई उसका अमाउंट जो था वो 5,70,000 बनता था, बट 1 लाख तो उसने फर्म से पहले ही ले रखा है, ठीक है। एसेट साइड पे शो करने का मतलब है फर्म ने लोन वाई को दे रखा है, वाई ने फर्म को नहीं लोन दे रखा, तो 1 लाख उसके डिडक्ट हो जाएंगे। तो जब भी आपको एसेट साइड पर कभी भी आपको लोन दिया हो, इट विल बी ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। जब इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ओनली, नहीं तो लोन जो है, अगर आप पीछे के चैप्टर देखोगे रिटायरमेंट एडमिशन, तो लोन कभी भी कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, ये तब आता है जब डिसोल्यूशन हो रहा है, बंद हो रहा है सब कुछ, ओके। चलो अब इसके बाद क्या बचा, रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन को ट्रांसफ़र कर देंगे हम यहाँ पर। रियलाइजेशन के बाद जो है आपका बस कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे रियलाइजेशन का प्रॉफिट आ गया आपका। इसमें एक्स ने जो टुक ओवर किया था, वो टुक ओवर वाला अमाउंट एक्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखते हैं ना, तो एक्स के अकाउंट में यहाँ पे ये डेबिट साइड पे देखो,
ये इन्वेस्टमेंट आ गया है, यानी कि उसने 1,90,000 रुपये ले लिए, अगर उसको 5,70,000 रुपये मिलने थे तो भाई 1,90,000 का तो वो इन्वेस्टमेंट ले चुका है, तो उसका अमाउंट डिडक्ट होगा। ठीक है, ये अमाउंट ले चुका है ना, तो वो भी तो काउंट होगा इक्वल करने के लिए, तो ये अमाउंट इसके डेबिट साइड पे भी आएगा। उसके बाद बस कुछ नहीं, आपने लास्ट का जो बैलेंस सीडी निकालेगा, तो बेटा अब बैलेंस सीडी तो नहीं निकलेगा। बैलेंस सीडी तो ये होता है भाई हमें कैरी फॉरवर्ड करना है, बट अब हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड तो ना करने हैं, तो बंद हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट किसको हो जाएगी? इन पार्टनर्स को। तो ये आ जाएगा 3,80,000, 4,70,000 और 3,70,000, ये फाइनल पेमेंट के नाम से आया है ये बैलेंस सीडी। तो कैपिटल अकाउंट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द एज वी हैव डन ऑलरेडी, वैसा ही है, बस इसमें जैसे लोन का ट्रीटमेंट है ना, लोन वाला अमाउंट आपका आ गया। चलो अब इसके बाद है आपका लास्ट बचा इसमें बैंक अकाउंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंक अकाउंट में आपने सिंपल जितनी भी बैंक से रिलेटेड एंट्री करी थी सारी आ जाएगी। ये बैलेंस बीडी कहाँ से आया? ये बैलेंस शीट में अमाउंट दिया हुआ था आपको ऑलरेडी। ठीक है, जो बैलेंस शीट में हम अमाउंट छोड़ देते हैं ना, ये रहा कैश एट बैंक, कितना दे रखा है? 3 लाख, ये रहा 3 लाख आपका, यही 3 लाख बेटा आपका बैलेंस सीडी जो है बैंक अकाउंट में आएगी। फुल फ्लैश क्वेश्चन में पूछा जाता है तीनों चीज़ें। ये आ गया आपका बेटा 3 लाख बैलेंस बीडी। ठीक है, एसेट से जो पैसा आया था वो डेबिट साइड पे, लायबिलिटी में जो पैसा दिया था वो क्रेडिट साइड पे, बाकी ये लायबिलिटीज़ क्रेडिटर्स पेड आ गए ना, एक्सपेंसेस दिए और क्रेडिटर्स दिए, बाकी जो फाइनल पेमेंट वाला था वो आपका इधर आ गया। अब यहाँ पे कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा। अगर ये सारी एंट्री आपने ठीक करी है तो जैसे बैलेंस शीट मैच होती थी उसी तरीके से आपका बैंक अकाउंट जो है वो मैच हो जाएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट मैच हो जाता है तो मतलब समझ लो आपने क्वेश्चन ठीक किया है, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। ओके बेटा, चलो अभी जितनी भी हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करना है इसकी। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू।